हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। विराम चिन्ह टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है, जिसका आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी कुछ विराम चिन्ह हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। तो देख लेते हैं आज पार्ट 3 में क्या क्या विराम चिन्ह हमारे पास हैं। पार्ट 3 में जो हम विराम चिन्ह आज पढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहला विराम चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। क्या होता है योजक चिन्ह? योजक चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम कोई ऐसे शब्द लिखते हैं जो समान अधिकार रखते हैं या दोनों का समान अधिकार होता है, जैसे द्वंद्व समास आपने पढ़ा है ना, और तत्पुरुष समास भी आपने पढ़ा है। तो द्वंद्व समास में जो दो शब्दों के बीच में निशान प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइफन। तो हम ये भी कह सकते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हाइफन कहते हैं या योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा इसे कहाँ प्रयोग करते हैं? जब भी किसी शब्द को दोबारा रिपीट करना होता है, जैसे डाल डाल, पात पात, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो जब एक शब्द को बिल्कुल सेम उसी के सामने दोबारा लिखना होता है तो उन दोनों शब्दों के बीच में हम क्या प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ किया हुआ है, पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से, है ना। तो ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। दूसरा, तुलनावाचक सा, सी, से के पहले जैसे कोई कंपैरिजन वाले शब्द हमारे सामने आ जाते हैं या कोई ऐसा अक्षर आ जाता है जो किसी से किसी का कंपैरिजन करता है, तो उस कंपैरेटिव शब्द से पहले हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे भरत सा भाई, यशोदा सी माता, सीता सी पत्नी। ठीक है, इस तरीके से जब हम कोई शब्द यहाँ पर यूज करते हैं तो उससे पहले भी क्या लगाएंगे? हम इस योजक चिन्ह को लगाएंगे। और कहाँ यूज करते हैं? अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच। यानी जैसे हमने कोई संख्या लिखी 3/3, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 और फिर डैश लगाकर या हाइफन लगाकर क्या लिखेंगे? तिहाई, 1/4, 1 और डैश लगाकर चौथाई। तो समझ में आया कहाँ कहाँ योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है? एक तो जो दो ऐसे शब्द होते हैं जो समान अधिकार रखते हैं। दूसरा, अगर समास की बात करें तो द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगता है। किसी शब्द को दोबारा लिखना हो उसी स्थान पर उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। जब हम दो शब्दों में कंपैरिजन करते हैं तो जो कंपैरिजन वाला शब्द होता है उससे पहले योजक चिन्ह प्रयोग होता है। और जब हम किसी संख्या को लिखते हैं, एक पूरी और एक आधी, तब उन दो संख्याओं के बीच में लगता है योजक चिन्ह, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइफन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक को कहते हैं हम इंग्लिश में डैश। और डैश का प्रयोग कहाँ करते हैं? डैश का प्रयोग हम कभी भी जब कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद हमें कुछ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? डैश लिखेंगे। हिंदी में हम लिखेंगे विषय, तो हम क्या लगा देंगे? पहले डैश लगा देंगे। ठीक है, कोई भी विवाद संबंधी बात हो उनके आगे, कोई भी हम नाटक के संवाद लिखने जा रहे हैं या कोई हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा उदाहरण, तो उदाहरण के बाद क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं। जैसे लिखने के बाद क्या लगाते हैं? हम जैसे लिखने के बाद हम डैश लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं एक बार देख लेते हैं। जब कोई नाटक का संवाद कहने जा रहे हैं, जैसे मुझे कुछ कहना है, तो मैंने एक संवाद लिखा, कोई माँ अपनी बेटी से बात कर रही है, माँ का नाम है मनसा, तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर मनसा लिखा। मनसा लिखने के बाद डैश लगा दिया, यानी इस बात को मनसा बोल रही है। कौन बोल रही है? मनसा, जो किसी बच्ची की माँ है। बेटी यदि तू जानती। ठीक है, अब मणिमाला उसकी बेटी का नाम है, तो क्या हुआ? मणिमाला लिखने के बाद, यानी जो संवाद मणिमाला कहने वाली है उससे पहले क्या लगाएंगे? उससे पहले हम डैश लगाएंगे। तो मणिमाला लिखेंगे और डैश लगाकर बोलेंगे क्या? जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, मैं आपसे बात करूं कि यदि आप जानते, तो
मैंने कहा है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, मैंने कहा, मैंने कहा डैश, यदि आप जानते। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आपने कहा, मैं लिखूंगी आपने कहा, तो इसके बाद भी क्या प्रयोग होगा, निर्देशक चिन्ह, क्या, यानी क्या जानते। तो इस तरीके से संवादों में क्या प्रयोग होता है, डैश का निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डैश। नेक्स्ट कहाँ पर होता है, जब हम कैसी बातें करते हैं, उदाहरण वाली बातें, या जैसे कोई शब्द हमने लिख दिया, कोई परिभाषा हमने लिख दी और उसके बाद हमें उसका उदाहरण देना है, तब हम क्या करेंगे, जैसे लिखकर या उदाहरण लिखकर हम डैश लगा देंगे। ठीक है, और कहाँ प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे लाइनें जहाँ पर हमें ये बताना हो कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम काल के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, काल के 3 प्रकार होते हैं। अब काल के 3 प्रकार लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर डैश लगा देंगे और कालों के तीनों प्रकार को बता देंगे। ठीक है, और कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हम किसी बात को बोलते बोलते अधूरी छोड़ दें और उस गैप के बाद हम कुछ और बोल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, यदि आज पिताजी जीवित होते, और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, पर अब फिर से चुप हो गए, तो दोनों जगह क्या लग जाएगा, दोनों जगह डैश लग जाएगा। यानी यदि आज पिताजी जीवित होते, हमने शब्द छोड़ दिया आगे का, तो वहाँ पर क्या लगा दिया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। और उसके बाद हम क्या कहने जा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं, लेकिन उसे भी कंप्लीट नहीं किया, पर अब कहने के बाद फिर हम चुप हो गए, तो हमने फिर से डैश का मार्क लगा दिया। ठीक है, और दूसरा कहाँ लगाते हैं, जैसे जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, यानी कोई वाक्य हम कह रहे हैं और उस वाक्य के अंदर भी कोई वाक्य हमें कहना है, तब भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, महामना मदन मोहन मालवीय, ये बात हमने कह दी, इनके बारे में हम कहने जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे, डैश लगा देंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो गुजर चुके हैं। फिर हम अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, भारत की महान विभूति थे, यानी सेंटेंस तो था महामना मदन मोहन मालवीय भारत की महान विभूति थे, लेकिन इसके बीच में हमें एक और सेंटेंस अगर ऐड करना है, उनके लिए कुछ कहना है, तो हम क्या करेंगे, उनका नाम लेकर डैश लगाएंगे, उनके बारे में जो हमें कहना है अपनी तरफ से वो कह देंगे, फिर से डैश लगाएंगे और अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो निर्देशक चिन्हों का समझ में आया आपको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। चलें आगे, ये जो निर्देशक चिन्ह हैं इनको हम रेखा चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, निर्देशक मतलब होता है हमें निर्देश दिया जा रहा है कि आगे इसके कुछ है, उसे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा विवरण चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी कुछ ऐसी बातें, जैसा डैश का मार्क होता है, यानी जैसा हमारा निर्देशक चिन्ह का मार्क होता है वैसा ही मार्क होता है, इसमें यहाँ पर अंग की बिंदियाँ और लग जाती हैं, इसको हम कह देते हैं विवरण चिन्ह। कहाँ प्रयोग करते हैं विवरण चिन्ह, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करना हो, ठीक है, या उसका विवरण प्रस्तुत करना, यानी हमने कोई छोटी सी बात कह दी और उसको हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाम ही है विवरण, तो एक्सप्लेनेशन ही देंगे, है ना। इसको कहने के बाद, इस मार्क को लगाने के बाद हम उस बात की एक्सप्लेनेशन देना चालू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पुरुषार्थ 4 हैं, विवरण चिन्ह लगाया, अब कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देंगे। ठीक है, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, कोई बात हमें लिख के दे दी कि इन शब्दों की आपको व्याख्या करनी है, तो विवरण ना बोलकर क्या कर देंगे, ये वाला निशान लगा देंगे विवरण चिन्ह का, और क्या क्या व्याख्या करनी है उन शब्दों को लिख दिया जाएगा, उन नामों को लिख दिया जाएगा जिनकी हमें व्याख्या करनी है। तो विवरण चिन्ह समझ में आया कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह केवल जब किसी बात को बहुत विवरण में कहना हो, बहुत विस्तार में कहना हो, तो उस छोटी फॉर्म को लिखने के बाद विवरण चिन्ह का निशान लगाते हैं, और जिन बातों के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं उन बातों को पहले शॉर्ट में लिख देंगे और उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेनेशन देना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हंस पद। हंस पद को हम विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, यानी जब हम किसी भी लाइन को लिखते लिखते कुछ बीच में लिखना भूल जाते हैं, जैसे मैंने कल
खाने में, यहाँ भूल गई मैं, खाया था। ठीक है, तो डैश तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, डैश नहीं लगाना है, सेंटेंस पूरा सीधा लिखना है। अब मुझे बाद में याद आया कि मुझे खाने में के बाद तो कुछ लिखना था, अब स्पेस तो मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, उस स्पेस की जगह पर हम इस हंस पद को लगा देंगे कि जहाँ पर मुझे कुछ लिखना है। तो मैंने कल खाने में क्या खाया था, पनीर खाया था। ठीक है, अब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने कल खाने में पनीर खाया था, यानी सेंटेंस को लिखते हुए जब हम किसी वाक्य को लिखना, किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं, तब उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, हंस पद लगा देते हैं या विस्मरण चिन्ह लगा देते हैं, और उसके ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है कि ये जो शब्द है ये इस जगह पर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे आज जाना है। अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कहाँ जाना है ये बताया ही नहीं, और लिखना भी था। तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में हंस पद या विस्मरण चिन्ह लगाएंगे, ऐसे। इस तरीके से हम विस्मरण चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आगरा। ठीक है, मुझे आज आगरा जाना था या मुझे आज अजमेर जाना था। तो समझ में आया, हंस पद क्या कहते हैं, इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा संक्षेपण चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन, मतलब कोई भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिखना है, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, या लाघव चिन्ह कौन सा है, लिख के दे दिया जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर, और इस तरीके से डॉक्टर, ये डा है, और क्या बना दिया जाएगा, डॉक्टर। तो आपको बताना है कि इनमें से लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह कौन सा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन। इसका मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ा नाम है तो हम उन नामों को शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के बाद क्या लगाते हैं, एक छोटी सी बिंदी वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बहुत बड़ा नाम है ना, तो हम क्या करेंगे, मोहनदास का मो ले लेंगे, एब्रीविएशन मार्क लगा देंगे, यानी संक्षेपण या लाघव चिन्ह लगा देंगे। करमचंद गांधी का का ले लेंगे, संक्षेपण मार्क यानी लाघव चिन्ह लगा देंगे, और गांधी पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो इससे भी हमें समझ में आता है कि मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो आप देखते होंगे आपको किताबों में भी लिखा हुआ मिलता है स, रा और स। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है आगे, ये लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में लिख दिया। और ये कौन सा चिन्ह है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था, कौन सा चिन्ह है ये हमारा विवरण चिन्ह है। क्या हो रहा है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम विवरण कर रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और लगता कैसे है, बिल्कुल जीरो की तरह छोटा सा लगता है। ठीक है, डॉक्टर के लिए तो हम स्पेशली यूज़ करते थे, कि इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में जब डॉक्टर लिखते हैं तो DR लिखकर सर्कल छोटा सा, और हिंदी में डा लिखकर इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब लाघव चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह या साइन ऑफ एब्रीविएशन है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता या समता सूचक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं इक्वलिटी मार्क। सभी जानते हैं जब किसी भी दो बातों को समान बताना हो, यानी बराबर बताना हो। ठीक है, जैसे मैथ्स में यूज़ करते हैं 3 + 4 = 7, हिंदी में यूज़ करते हैं उत धन जन या सत धन जन = सज्जन, है ना। तो क्या मतलब हो गया, ये वाली जो बात है ये इसके बराबर है, या ये वाला जो नंबर है ये इसके बराबर है। तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुल्यता सूचक या इक्वलिटी मार्क या समता सूचक चिन्ह किसे कहते हैं। जब भी हमें दो बातों को बराबर करना होता है तब हम क्या लगाते हैं, तब हम इक्वलिटी मार्क, तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है कोष्टक। देखिए ये होता है हमारा बड़ा कोष्टक, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक।
ठीक है। इसको कहते हैं मझला कोष्ठक और इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक, समझ में आया? सबसे पहले वाला छोटा कोष्ठक, बीच वाला मझला कोष्ठक और बड़ा वाला, लास्ट वाला बड़ा कोष्ठक। कहाँ प्रयोग किया जाता है? वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, यानी जब भी हम अपने वाक्य में किसी शब्द का एक और अर्थ बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। अब मयंक का अगर दूसरा नाम भी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? भाई मयंक हमें समझ में नहीं आता, या हम जिसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम जिसे समझाना चाह रहे हैं, वो मयंक का पर्यायवाची नहीं जानता, तो हम क्या करेंगे? मयंक का दूसरा नाम भी साथ में देंगे। कैसे देंगे? ब्रैकेट लगा के देंगे, है ना? ब्रैकेट लगाएंगे, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्ठक, तो कोष्ठक लगा देंगे और कोष्ठक के अंदर लिख देंगे चंद्रमा और कोष्ठक को बंद कर देंगे, फिर लिख देंगे से दी जाती है। दूसरा, नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे नाटक में हम भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन किताब में या पेज पर कैसे प्रकट करें उसको? तो कैसे प्रकट करेंगे? जिसका संवाद है उसका संवाद कैसे कहना है? उसको गुस्से में कहना है, तो हमें उसे लिख कर देना होगा कि भाई ये संवाद आपको गुस्से में कहना है। तो हम संवाद जो लिख कर देंगे तो वो इस तरीके से लिख कर देंगे कि आपको जो संवाद बोलना है उसको जैसे एक्सप्रेशन के साथ देना है, उस एक्सप्रेशन को जिसमें बंद करते हैं उसको हम ब्रैकेट कहते हैं या कोष्ठक कहते हैं। तो वो एक्सप्रेशन हमने किस में बंद कर दिया? कोष्ठक में बंद कर दिया, और क्या बोलना है वो उसके बाद बता दिया। जैसे कोमा को क्या कहना था? कोमा को कहना था मैं क्या करूं, लेकिन कैसे कहना था? खिन्न होकर, यानी बहुत परेशान होकर, झुंझला कर कहना था। तो कैसे एक्सप्रेशन उसे देने हैं वो हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। नेक्स्ट है ठहर कर किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। अब संवाद कहना है थोड़ी देर रुकने के बाद, यानी जो लेखक है उसको ये बताना है संवाद कहने वाले को कि जब आप अपनी बात बोलोगे तो थोड़ी देर रुकोगे। तो अब वो कहने जाने वाला तो नहीं है, तो क्या करेगा? जो एक्सप्रेशन उसको देना है वो एक्सप्रेशन फिर से उसने ब्रैकेट में बंद कर दिया कि ठहर कर, यानी कोमा के बोलने के बाद आप थोड़ी देर रुकोगे और उसके बाद अपने बात को बोलोगे। तो ठहर कर इसका क्या मतलब है? ठहर कर मुँह से नहीं बोलना है। ठहर कर का मतलब हो गया कि दूसरा आदमी बात कहने वाला थोड़ी देर के लिए रुकेगा, है ना, और फिर अपनी बात को बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो आदमी बहुत गुस्से में था और उसने बोला, तो हम गुस्से में ना बोलकर क्या बोलेंगे? जैसे रमेश चिल्लाते हुए, ऐसे बोलते हैं ना, रमेश चिल्लाते हुए। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिख देंगे यहाँ आओ। तो हमें पता चल गया कि रमेश यहाँ आओ बात को कैसे कह रहा है? चिल्लाते हुए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए कहते हैं कि ठहर जा, यानी जो विश्वामित्र के एक्सप्रेशन थे वो बहुत गुस्से वाले थे और क्या कह रहे थे? वो ठहर जा। तो जो एक्सप्रेशन थे उसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ दर्शाया गया है। दूसरा, धर्मराज किसको बोलते हैं? धर्मराज। धर्मराज का दूसरा नाम है युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर के दो नाम हो गए, धर्मराज और युधिष्ठिर। अगर धर्मराज लिखा है, सभी को नहीं पता कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? धर्मराज लिखने के बाद उसके दूसरे पर्यायवाची नाम को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, यानी धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कोष्ठक का प्रयोग। बाकी मैथ्स में तो आप सब लोग देखते ही हो कि जब हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है वो बहुत सारे ब्रैकेट के अंदर बंद होती है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियम ब्रैकेट, और बड़े वाले को कहते हैं लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर भी कोष्ठक का प्रयोग इसी तरीके से होता है। चलिए आगे। लोप चिन्ह यानी मार्क ऑफ एलिप्सिस, क्या मतलब है इसका? बात को कहना और कुछ अंश उसका खाली छोड़ देना।
ठीक है, तब क्या होता है वहाँ पर लोप चिन्ह होता है, यानी उसके आगे अभी और बात है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जब आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और वहाँ पर लिखा होता है रीड मोर लिखा होता है और उसके आगे क्या लिखा होता है ऐसे, या फिर बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है उसे नेक्स्ट पेज पर भी पढ़ना है तो यहाँ तक तो मैसेज लिख दिया जाएगा और यहाँ के बाद क्या लिखा होगा जो आपको पूरा शो नहीं हो रहा तो डैश 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 बहुत सारे लगा दिए जाएंगे, है ना। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो वो पूरा मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोप चिन्ह, यानी कुछ बात कह दी है और बाकी की बातें अभी आगे हैं, ठीक है। तो देखिए लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर वो क्या लगा देगा, या तो XYZ लिख देगा या डैश 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 लगा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा सब काम करूँगा, फिर डैश डैश लगा दिया, बोलो बड़ी माँ, और फिर डैश डैश लगा दिए, यानी बीच में कुछ बातें रह गई, लास्ट में भी कुछ बातें रह गई, ठीक है। नेक्स्ट है तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, और बोलने के बाद जब हम किसी से कुछ सुनना चाह रहे हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो कहकर रुक जाएंगे, यानी बोलो के आगे अभी और सेंटेंस है ना, कौन बोलेगा, जिससे हम पूछ रहे हैं, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम लोप चिन्ह के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो समझ में आ गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे कि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं तो रीड मोर लिखा हुआ आता है या फिर आधे मैसेज के बाद नीचे डैश डैश लगा हुआ होता है, वो कौन सा चिन्ह होता है, वो लोप चिन्ह होता है, यानी आगे और भी है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इतिश्री, समाप्ति या इंग्लिश में बोलते हैं एंड, ठीक। जब भी कोई अध्याय, कोई किताब समाप्त होती है, कोई ग्रंथ समाप्त होता है, तब उसके आगे इस तरीके से लास्ट पेज पर ये वाला मार्क लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रंथ है अब ख़त्म हो चुका है, इसके आगे और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम समाप्ति चिन्ह कहते हैं या इतिश्री चिन्ह कहते हैं। आप कभी भी रामायण या महाभारत खोल कर देखिएगा, उसके अंतिम पेज पर, या गीता खोल कर देखिएगा, उसके अंतिम पेज पर आपको ये वाला निशान मिलेगा। इसका मतलब ग्रंथ समाप्त हो गया, इसके आगे अब कहने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विकल्प। विकल्प यानी ऑप्शनल। जब हमारे पास दो बातें लिखी हो और दोनों में से कोई एक चूज करनी है, तब वहाँ पर क्या लगाते हैं, उन दोनों बातों के बीच में विकल्प का निशान लगाते हैं, यानी ऑप्शनल का मार्क लगाते हैं। जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है, कवयित्री है या कवियत्री है, तो आप क्या करोगे, जो आपका राइट होगा ना उस पर आप राइट मार्क लगा दोगे। जैसे जब आप फॉर्म भरते हो, है ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या लिखा हुआ होता है फॉर्म में, जहाँ आपको साइन करने हैं या जहाँ आपके माता पिता के साइन हैं या जहाँ आपके हस्बैंड के साइन हैं, तो क्या करना है, वहाँ पर ऐसे लिखा होता है पिताजी, और डैश लगाकर क्या लिखा होता है पिता, पति, है ना। इस तरीके से। अब ये ऑप्शनल है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो पिताजी के साइन कराएंगे, अगर लड़कियां कोई मैरिड हैं तो पति के साइन कराएंगी। तो आप क्या करोगे, अगर पिताजी के साइन कराओगे तो पति को ऐसे कट कर देंगे, अगर पति के साइन कराने हैं तो पिताजी को कट कर देंगे, तो वो ऑप्शनल है। या जब भी कोई क्वेश्चन हमें ऐसा दिया जाता है कि जहां हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है, तब भी वहाँ पर किसका मार्क मिलता है, हमें ऑप्शनल का मार्क मिलता है, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या है, किसी भी सेंटेंस को लिखने के बाद उसी सेंटेंस को जब नीचे दोबारा से लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस, तब हम जो निशान लगाते हैं या जो चिन्ह हम लगाते हैं उसको हम पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोहनलाल, श्री सोहनलाल द्विवेदी और श्री गोविंद लाल। अगर मुझे यहाँ पर दोबारा से सोहनलाल द्विवेदी लिखना है या श्री सोहनलाल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा निशान लगाएंगे हम, पुनरुक्ति का निशान लगा देंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, और आगे की बात बोल देंगे भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसा तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना कि जब भी हम मैथ्स में लिखते हैं, मैथ्स में हम लिखते हैं ना, ऊपर वाला सेंटेंस लिख दिया, दिस इज ओनली वन पेट
ठीक है। अब हमें पूरा लिखना है तो लिखेंगे दिस की जगह पर मार्क, इस की जगह पर मार्क, ओनली की जगह पर मार्क, वन की जगह पर मार्क, और यहाँ पर क्या लिख देंगे काउ, यानी जो हमें चेंज करके लिखना है केवल उसको लिख देंगे, बाकी की जगह हम पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे। तो पुनरुक्ति चिन्ह समझ में आया सबको। अब आप लोगों के विराम चिन्ह खत्म हो चुके हैं। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि एक पार्ट में इसको कराना और आप लोगों को करना बहुत बड़ा हो जाता और समझ में भी नहीं आता। अब आप लोग ये तीनों पार्ट देखकर एक बार बताइएगा कि आप लोगों को विराम चिन्ह समझ में आए या नहीं। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और हिंदी का जो पूरा सिलेबस है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, अगर आप लोग देखना चाहते हो, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी की पूरी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सेशन पसंद आने पर उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।